जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर सेक्शन को डिस्कस किया था, जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए और जेपीएससी के लिए 11th जेपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम और जितने भी झारखंड लेवल में स्टेट लेवल जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने टॉपिक को डिवाइड कर दिया था। इसमें आपका करंट अफेयर सेक्शन में अवार्ड्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बजट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडेक्स, पोर्टल, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर है वो आप इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना करंट अफेयर सेक्शन या लेटेस्ट करंट अफेयर वो आप अपडेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो कि झारखंड का है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव तथा सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोनाझरिया मिंज को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इसमें आपको दो वाइस चांसलर के बारे में पढ़ना है। पहले तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हैं और दूसरे सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हैं डॉक्टर मुकुल नारायण देव और सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के हैं डॉक्टर सोनझरिया मिंज। इन दोनों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की ओर से चयनित उन कुलपतियों को ही मानद कर्नल की उपाधि दी जाती है जिन्होंने एनसीसी के विस्तार एवं उत्थान के लिए अपने विश्वविद्यालय में विशेष योगदान दिया है। ये मानद की उपाधि किनको दिया जाता है? और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, उनको दिया जाता है जो कि अपने विश्वविद्यालय में एनसीसी के विस्तार को, मतलब उसके डेवलपमेंट को, प्रमोशन को, उत्थान के लिए अपने विश्वविद्यालय में विशेष योगदान दिए। जो भी हमें यूनिवर्सिटी लेवल का जो भी फाउंडेशन है, जो प्रमोशन है, जो भी डेवलपमेंट अपने यूनिवर्सिटी में करते हैं, वैसे कुलपति को ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं, डॉक्टर मुकुल नारायण देव और दूसरे जो हैं सोनाझरिया मिंज। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। इन दोनों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। ये कब किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को। और इस योजना का नाम क्या है? तेजस्विनी परियोजना। और ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन। ये ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा और इस योजना का नाम है तेजस्विनी योजना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री जोजा मांझी ने सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम का विमोचन किया। इस अवसर पर और भी इम्पोर्टेंट काम है, वो क्या हुआ? सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम। सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम राज्य की 17 जिलों में शुरू किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है? ये 17 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूल की 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा, मीन्स 8 to 10 का जो एजुकेशन लेवल है, 14 से 20 वर्ष की बालिकाओं को जोड़ना। ये जो सेतु है, सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया है। 14 से 20 वर्ष की जितनी भी बालिकाएं आती है उनको 8वीं और 10वीं, जो भी स्कूल छोड़ चुके हैं, 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा के लिए इनको फिर से जोड़ा गया है। तो ये आपको इसमें ये याद रखना है कि ये किस डेट में ये परियोजना को ऑनलाइन हुआ है, मतलब किस डेट में स्टार्ट हुआ है। इंटरनेशनल महिला दिवस जो कि 8 मार्च को होता है। किस डिस्ट्रिक्ट से किया गया है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और आपको दूसरा फैक्ट ये याद रखना है कि सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम जो कि हेमंत सोरेन और जो मंत्री हैं जोबा मांझी, उन दोनों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम का क्या मेन एम क्या है? 17 जिलों में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है स्कूल से दूर जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो स्कूल से दूर हो चुके हैं, उनको 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा, डिस्टेंस करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के थ्रू 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा करवानी है। और वैसे एज ग्रुप में जो 14 से 20 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनके लिए है ये। तो ये सारे फैक्ट्स जो इसमें थे ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। झारखंड की मेजबानी में जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सैफ अंडर 18
महिला फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड सरकार, राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन और टाटा स्टील ने संयुक्त रूप से किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? जमशेदपुर में किया गया। क्या है ये? महिला फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता है, जो कि JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में हुआ है। और ये किसके द्वारा किया गया? फुटबॉल फेडरेशन और टाटा स्टील के संयुक्त रूप से। टाटा स्टील और फुटबॉल फेडरेशन ने कोलैबोरेट करके ये चीज स्टार्ट किया है। इस प्रतियोगिता में इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियां, इन खिलाड़ियों के नाम है अमीषा बाखला, अस्तम उरांव, सुनीता मुंडा, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा और पूर्णिमा कुमारी का चयन हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये है कि जितनी भी 6 खिलाड़ियां हैं उसका आपको नाम याद रखना है। अमीषा बाखला, अस्तम उरांव, सुनीता मुंडा, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा और पूर्णिमा कुमारी का चयन हुआ था। प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और नेपाल के बीच खेला गया था। पहला मैच किनके बीच हुआ था? भारत और नेपाल। इसमें भारतीय टीम ने नेपाल को 7-0 से हराया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय टीम ने नेपाल को कितने पॉइंट से हराया? तो 7-0 से हराया था। भारतीय टीम ने JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश का स्कोर 68 गोल के आधार पर हरा तक खिताब जीता था। तो इन्होंने पहले तो नेपाल को हराया, उसके बाद जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था? बांग्लादेश का स्कोर 68 गोल था और इंडिया ने इसको हरा दिया था। तो इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि किन दो लोगों के द्वारा आयोजित किया गया, टाटा स्टील और फुटबॉल फेडरेशन ऑफ झारखंड। इसमें कितनी खिलाड़ियां थी? भारत की 6 खिलाड़ियां थी, अमीषा बाखला, उस्तम उरांव, सुनीता मुंडा, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा, पूर्णिमा कुमारी। और इसमें जितने भी फैक्ट्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, ये सारे फैक्ट्स। और लास्ट में फाइनल में बांग्लादेश का स्कोर 68 गोल के आधार पर हरा तक खिताब जीत लिया था। मतलब इसमें जो यही लोग विनर रहे थे, इंडियन टीम विनर रही थी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। केंद्र सरकार ने नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 में झारखंड सरकार की 100% योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये कौन सा योजना है? नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अमृत 2.0 है, जिसमें झारखंड सरकार की 100% योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मतलब झारखंड को फुल स्वीकृति दिया गया है। इसके साथ ही झारखंड पूरे देश में अमृत 2.0 के तहत योजनाओं की स्वीकृति में पहला राज्य बन गया है। मतलब कि झारखंड जो है फर्स्ट स्टेट बन गया जिसको ये सारी योजना के लिए परमिशन दिया गया है। पहले चरण में 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था, जिनमें झारखंड पहला ऐसा राज्य है जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली है। झारखंड में अमृत 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्य शहरी क्षेत्र के हर घर को निःशुल्क पीने का पानी पहुंचाना। इसके जो लक्ष्य हैं उसके ये है निःशुल्क पानी पहुंचाना, राज्य के 7 प्रमुख शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन, जितने भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है वो करना, सभी निकायों में जल स्रोत का जीर्णोद्धार, 2025 to 26 तक हरियाली विकसित करना। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो किसके अंडर आते हैं? अमृत 2.2 के अंदर। और झारखंड क्या है? पहला स्टेट है जिसको ये परमिशन मिल चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो जल स्रोत का जीर्णोद्धार का टारगेट ईयर क्या रखा गया है? 2025 to 2026 तक। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक, अब ये आपका फिर बुक्स आ रहा है, इसको हम लोग लास्ट सेक्शन बुक्स एंड ऑथर्स में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी आप एज ए रिपीटेशन या रिवीजन आपका हो जाता है। अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक विचारों की 11 अध्याय का विमोचन किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, विचारों के 11 अध्याय। इस पुस्तक में झारखंड में हुए ऐतिहासिक आंदोलन और आदिवासी की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को सहेजा गया है। इस बुक में क्या किया गया? जो भी झारखंड का ऐतिहासिक आंदोलन, जितने भी मूवमेंट हुए थे, हिस्टोरिकल मूवमेंट जितने भी थे, आइदर ट्राइबल या जो जनरल जो भी मूवमेंट्स हुए थे, वो सब की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को सहेजा गया। मीन्स इसमें कल्चर ऑफ झारखंड डिस्कस किया गया, झारखंड में कितने मूवमेंट हुए, वो सारा का डिस्कशन आपको इस बुक में मिल जाएगा।
यह पुस्तक झारखंड अलग राज्य आंदोलन के शहीदों को समर्पित है। जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया तो उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनको ये बुक समर्पित है। इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि छोटे राज्यों का गठन भारतीय लोकतंत्र में कितना मायने रखता है। इस बुक से हम लोग को ये समझ में आता है कि जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें छोटे राज्य जो हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है और वो भारतीय लोकतंत्र में कितना मायने रखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। 24 मार्च 2002 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किया। यह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे तथा स्वच्छता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान विद्यालय स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से चल रहे हैं। ये किस किस के कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन से चल रहा है? शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से संयुक्त प्रयास से ये चल रहा है। तो आपको डेट याद रखना है कि ये कब स्टार्ट किया गया था। 24 मार्च 2022 झारखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के, शिक्षा मंत्री जो उस समय थे जगन्नाथ महतो जिनका कि अभी डेथ हो चुका है, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान को इन्होंने शुभारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। झारखंड की आशा किरण बड़ला। आशा किरण बड़ला को राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री अंडर 20 महिला वर्ग में स्वर्ण पदक दिया गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि इसमें क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। किसको मिला है? आशा किरण बाड़ला को राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री अंडर 20 में। साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सैफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? नागालैंड का जो कैपिटल है कोहिमा में ये हुआ था। ये आपको सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसमें जो प्लेयर हैं वो कौन है? आशा किरण बाड़ला है जो कि राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री अंडर 20 में गोल्ड मेडल इनको मिला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो कि हजारीबाग से रिलेटेड है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के हजारीबाग की देहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई के प्राप्त बौद्ध अवशेष एवं मूर्तियों में लिखी विशेष लिपि का अध्ययन का निर्णय किया गया है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन को भेजा गया है ताकि मूर्तियों का कालखंड का पता लगाया जा सके। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से मिला है, तो ये हजारीबाग में मिला है। हजारीबाग के किस एरिया से? देहर और सोहरा में। और ये कितने ईयर पुराना है, कितने ईयर ओल्ड है? ये 72 ईयर्स ओल्ड है ये। और इसमें क्या मिला? बौद्ध जो बुद्धिज्म था उसके टाइम का जो कुछ अवशेष मिला है एवं मूर्तियों में लिखी गई विशेष लिपि का अध्ययन। इसमें जो रिटन स्क्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट है, उसको अध्ययन करने के लिए किसी को, एक विशेषज्ञ को बुलाया गया है। जो विशेषज्ञ का नाम है डॉक्टर अर्पिता रंजन। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अर्पिता रंजन को भेजा गया है जो उस समय की मूर्ति और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है उसको पढ़ सके। तो ये कहाँ पे मिला है? ये आपको झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिथिला समृद्धि। 3 अप्रैल 2022 को बोकारो स्टील सिटी में मिथिला संस्कृति परिषद का मुख्य वार्षिक उत्सव विद्यापति स्मृति पर धूमधाम से संपन्न हुआ। तो आपको इसमें यह याद रखना है कि ये मिथिला संस्कृति परिषद के द्वारा विद्यापति स्मृति पर धूमधाम से संपन्न हुआ। किस डेट में हुआ है? 3 अप्रैल को हुआ है। 2 अप्रैल को बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अमरेंदु प्रकाश द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ ही महाकवि विद्यापति के चित्र पर माल्यार्पण करके 2 दिवसीय का मेगा इवेंट का उद्घाटन किया गया। विद्यापति कौन थे? वो मैथिली भाषा के, मतलब इनको बोला जाता है मैथिल कोकिल। तो उनके लिए ये आयोजन किया गया था। दीप प्रज्वलित करके महाकवि विद्यापति के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। 2 दिवसीय मेगा इवेंट था ये। कार्यक्रम के दूसरे दिन एक लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम मैथिली नाटक लौंगिया मिर्ची का मंचन हुआ। तो इसमें पहले दिन तो माल्यार्पण हुआ और भी इवेंट्स हुए, उसके बाद नाटक भी किया गया जिस नाटक का नाम क्या था? लौंगिया मिर्ची। तो आपको डेट ध्यान रखना और कहाँ पे हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ था? बोकारो में हुआ था। डेट आपको याद रखना 2 और 3 अप्रैल को, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र
अच्युतानंद मिश्र को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ के साहित्यकार है? झारखंड के। इनका नाम इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, अच्युतानंद मिश्रा, वर्ष 2021 के लिए। यह सम्मान उनकी आलोचना पुस्तक, व्यंग्यात्मक पुस्तक जो है, क्रिटिसिज्म वाली पुस्तक का नाम क्या है? कोलाहल में कविता की आवाज, इसके लिए ये दिया गया है उनको। सम्मान के रूप में अच्युतानंद मिश्र को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 11,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया है। तो आपको ये सारा चीज फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं स्मरणीय व्यक्तित्व, जितने भी वैसे पर्सनालिटी हैं जिनको याद रखना है। इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी अभी झारखंड में है उन लोग का नाम है। पहला है महुआ मांझी। महुआ मांझी जो है झारखंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष व झामुमो नेत्री महुआ मांझी झारखंड के राज्यसभा की भी सदस्य चुनी गई है। ये क्या है? महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, झारखंड महिला राज्य आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और इनका राज्यसभा में भी ये सदस्य चुनी गई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इनका कार्यकाल का समय क्या है? 2022 से 2028 तक होगा। महुआ मांझी अपने पहले उपन्यास मैं बोरीशिल्ला से चर्चा में आ गई थी। इनका ये पहला उपन्यास है, ये आपको नाम याद रखना है, मैं बोरीशिल्ला। यह उपन्यास बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। मीन्स जो बांग्लादेश का जो मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट, उस पर लिखा गया है। दूसरा उपन्यास इनका मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ। यह भी बहुत चर्चित हुआ था, जो कि जादूगौड़ा में यूरेनियम खनन पर केंद्रित था। जादूगौड़ा में जो यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन हुआ था, उसके लिए ये फेमस बुक था। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि महुआ मांझी, जो कि पूर्व में पहले में राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। दूसरी ये अभी राज्यसभा की मेंबर है, मतलब अभी इनका कार्यकाल चल रहा है। और तीसरा इन पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने जो भी उपन्यास लिखे वो इम्पोर्टेंट है। तो आप उपन्यास का नाम याद रखेंगे, मैं बोरीशिल्ला, और दूसरा है मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ। तो ये सब फेमस पर्सनालिटी है, ये सब आपको याद रखना है। और हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे JSSC CGL के लिए प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। आगे हम लोग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जितना भी प्रैक्टिस सेट को, मॉडल सेट को प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट है आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी उसमें आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पर्सनैलिटी है आदित्य साहू। भाजपा के आदित्य साहू झारखंड के राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। ये झारखंड के राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इनका कार्यकाल क्या है? सेम जैसे महुआ मांझी का था, इनका भी सेम टाइम पीरियड है, 2022 टू 2028। नेक्स्ट पॉइंट है खीरू महतो। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो बिहार से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। ये बिहार के राज्यसभा सदस्य चुने गए, लेकिन है ये झारखंड के, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये किनके द्वारा चुने गए? जनता दल यूनाइटेड के। नेक्स्ट पॉइंट है अमित खरे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये कब के बैच के? 1985 बैच के। श्री खरे झारखंड केडर के पहले IAS हैं जिनको प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। तो ये झारखंड के पहले, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है अमित खरे। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ, अमित खरे जिन्हें झारखंड कैडर के पहले IAS है जिनको प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर झारखंड प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बंधु तिर्की, गीता कौड़ा, जलेश्वर महतो एवं शहजादा अनवर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो कांग्रेस प्रदेश के कमेटी के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राजेश ठाकुर को। बाकी बंधु तिर्की, गीता गौड़ा, जलेश्वर महतो एवं शहजादा अनवर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? कांग्रेस का। नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी है आकांक्षा। कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी की पोस्टिंग भूमिगत खदान में की गई है। मतलब ये फर्स्ट टाइम किया गया जिसको भूमिगत खदान मीन्स अंडर माइनिंग का इनको पोस्टिंग दिया गया है। इनका नाम क्या है? आकांक्षा। हजारीबाग निवासी महिला खनन अधिकारी आकांक्षा की पोस्टिंग CCL ने इनकी चूरी माइंस में की है। किस माइंस में हुआ है? चूरी माइंस में। और ये कहाँ की है? ये
हजारीबाग की हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले से ये बिलोंग करती हैं। बड़कागांव की रहने वाली आकांक्षा ने मंगलवार को नॉर्थ कर्णपुरा की चूरी भूमिगत खदान में योगदान दिया है। तो ये कब से काम किया है इन्होंने? मंगलवार को किया है नॉर्थ कर्णपुरा की चूरी भूमिगत खदान से। आकांक्षा पूरे कोल इंडिया की दूसरी ऑल भूमिगत खदान योगदान में देने वाली पहली माइनिंग इंजीनियर है। तो ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो गई कि ये क्या है, फर्स्ट है माइनिंग इंजीनियर के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, डॉक्टर अनिल कुमार महतो। इन्हें झारखंड का एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जैक जो होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर अनिल कुमार महतो। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर विनोद सिंह। इन्हें झारखंड एकेडमिक काउंसिल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी है जस्टिन केरकट्टा। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे जस्टिन केरकट्टा का निधन हो गया है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के अरमगा के रहने वाले थे। ये 1978 में हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मतलब ये हॉकी प्लेयर थे और ये 1978 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये कहाँ के थे? सिमडेगा जिले के कोलीबरा प्रखंड के अघरमा के रहने वाले थे। तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट याद रखना है और ब्लॉक का नाम याद रखना है, जस्टिन केरकट्टा। नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी है ईश्वरी प्रसाद। अलग झारखंड राज्य के सांस्कृतिक रूप से अलग जगाने वाले, मजदूरों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने वाले व छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया है। साथ ही उन्होंने डहर पत्रिका माध्यम से झारखंड की सभ्यता संस्कृति को संवारने का काम किया। तो आपको इनको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, जब झारखंड को अलग राज्य बनाने का निर्णय किया जा रहा था, तब इन्होंने मजदूरों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने वाले छोटा नागपुर के सांस्कृतिक संघ के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद थे। मतलब इन्होंने जो मजदूर संघ थे उनकी ये आवाज बने उस समय। और इनके साथ इन्होंने डहर पत्रिका के माध्यम से, पत्रिका का नाम आपको याद रखना है, डहर पत्रिका के माध्यम से झारखंड की सभ्यता संस्कृति को संवारने का काम किया था। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है फेमस अवार्ड्स, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। सॉरी। झारखंड को पहली बार डिजिटल इंडिया अवार्ड 19 दिसंबर 2022 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिले प्रशासन द्वारा संचालित DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कंसेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चयनित किया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा के DC आदित्य रंजन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। ये इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली बार डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है, ये कब मिला है? 19 दिसंबर 2022 को। और ये किसके द्वारा दिया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिले प्रशासन, मतलब झारखंड में जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये संचालित किया गया था। और ये बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, DEGS कंप्यूटर सेंटर जो बेसिक ट्रेनिंग कंप्यूटर सेंटर है। और इनको डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड इनको कौन देगा? डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा के DC, जो कोडरमा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं आदित्य रंजन, उनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि झारखंड को ये पहली बार मिल रहा है डिजिटल इंडिया अवार्ड, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षक पुरस्कार है तो आपको इम्पॉर्टेंट है ये कब दिया जाता है? टीचर्स डे के दिन आपको ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय कदमा की शिक्षिका क्षिप्रा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये किनके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन में नई दिल्ली की झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 उच्च विद्यालय कदमा की ये शिक्षिका हैं जिनका नाम है क्षिप्रा मिश्रा। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि इस वर्ष देश भर में, मतलब ऑल टोटल कितने टीचर्स को दिया गया? 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है।
इसमें झारखंड से एकमात्र शिक्षिका, मतलब झारखंड से वन एंड ओनली टीचर थी जिनका नाम है शिप्रा मिश्रा, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा शिप्रा मिश्रा को सम्मान स्वरूप रजत पदक, एक सिल्वर मेडल, 50,000 रुपए और प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट होता है वो दिया गया है, सिल्वर मेडल दिया गया है और 50,000 रुपए से सम्मानित किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, शिप्रा मिश्रा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित। ये कब सम्मानित किया गया है? 15 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं अन्य पदों से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने मुरारी लाल मीणा, इसमें जो सम्मानित पर्सन है उनका नाम आपको ध्यान रखना है। पहले है मुरारी लाल मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय रांची एवं हवलदार महेंद्र प्रसाद, रांची के विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है शहीद सहायक अवर निरीक्षक बनुआ उराव, पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार रजक, समदेष्टा कुणाल को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया। तो इसमें जितने भी पर्सन है वो आपको ध्यान रखना। पहले कौन थे? पहले हैं आपके मुरारी लाल मीणा, दूसरे हैं आपके हवलदार महेंद्र प्रसाद, तीसरे को दिया गया है जो कि राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए सम्मानित किया गया है, जो कि शहीद हो चुके हैं। दूसरे हैं निरीक्षक बनुआ उराव, पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार रजक, और लास्ट में है कुणाल को, सीआरपीएफ के कुणाल को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो जितने भी पर्सन को दिया गया है उनके नाम आपको याद रखने हैं और कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है इम्पैक्ट अवार्ड, जो कि 15 जून 2022 को झारखंड राज्य की राजधानी रांची में कृतिका सिंह को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड कब हुआ था, कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 15 जून 2022 को झारखंड राज्य की राजधानी रांची में कृतिका सिंह को कहाँ पे सम्मानित किया गया था? मुंबई में किया गया था। कृतिका को यह अवार्ड पद्मश्री प्रसून जोशी ने प्रदान किया था। ये किनके द्वारा दिया गया था? प्रसून जोशी के द्वारा दिया गया था। 28 वर्षीय कृतिका को अवार्ड अंडर 30 में प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करना, लोगों की सहायता और देश के अहम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया गया है? जो अंडर 30 में आते हैं ये लोग, उनको दिया जाता है और इनके जिम्मेदारी से, मतलब ये कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने कामों को किया है, इनके लिए इनके अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोगों की सहायता करना, देश में अहम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, तो ये सब प्रकार को देखते हुए इनको इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अवार्ड में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट मोबाइल पोर्टल। जितने भी ऐप्स एंड पोर्टल हैं अब इसका टर्न है। फर्स्ट है ई विद्या वाहिनी ऐप। ई विद्या वाहिनी ऐप एक एकीकृत आईसीटी मंच है जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड को शिक्षा सेवा वितरण और सीखने की परिमाणों की निगरानी, माप और परिवर्तन करने का अधिकार देता है। ये ई विद्या वाहिनी ऐप है, इसका नाम है ई विद्या, इलेक्ट्रॉनिक विद्या वाहिनी ऐप, जिसका काम क्या है? साक्षरता विभाग और झारखंड में जो भी एजुकेशन रिलेटेड जो भी कैसे क्या करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, उसके परिमाण की निगरानी, मतलब किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, तो इस चीज को देखने के लिए ये ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट ऐप में आते हैं खैरियत पोर्टल। आपको ऐप के नाम और पोर्टल जो जिस चीज़ से जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो एक साइड में लिख लेना, तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन तक इतने सारे ऐप्स एंड पोर्टल्स हो जाते हैं कि आपको वो याद रखने में प्रॉब्लम होता है। तो साइड बाय साइड दोनों को लिख कर याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे कि यह नाम है इसका खैरियत पोर्टल। कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्य में फंसे गढ़वा जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए गढ़वा प्रशासन द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। ये कब का पोर्टल है? ड्यूरिंग कोविड के टाइम किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? जो प्रवासी दूसरे राज्य में जो फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए किया गया था, गढ़वा प्रशासन के द्वारा। इस पोर्टल के तहत मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के साथ साथ कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान किया जाता है। इसमें जो भी लेबर थे उनका जो स्किल था, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल उनको वो वैसा जॉब प्रोवाइड किया जा रहा था। ये कब का बात है? ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड चल रहा था तब ये सेशन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट ऐप है झार जल ऐप।
झारखंड में पेयजल संबंधी शिकायत के समाधान के लिए झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। ये नाम से ही पता चल रहा है जल ऐप है तो वाटर रिलेटेड होगा। ये पेयजल संबंधी शिकायतों और समाधान के लिए जो भी पानी का प्रॉब्लम होता है कि कंटिन्यू नहीं आ रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो ये सब के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फेमस जो इम्पोर्टेंट सूचकांक है, मतलब इंडेक्स जो होते हैं। इंडेक्स में तो पहला इंडेक्स है आपका तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 21। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग 2022 में जो कि 21 जुलाई को आया था, तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था। उसमें झारखंड का क्या पोजीशन था उसके लिए है ये। इनोवेशन इंडेक्स में तीसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष उस समय कौन थे? सुमन बेरी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में जारी किया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव सीएफओ कौन थे, सीईओ कौन थे, तो इन सब में आपको नाम याद रखना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? परमेश्वरन अय्यर, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। इस इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। ये इंडेक्स ग्लोबली बनाया गया है कि वर्ल्ड से कंपेयर करके इंडिया का किस स्टेट का, किस डिस्ट्रिक्ट का क्या पोजीशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राज्य स्तर पर इनोवेशन क्षमताओं और इकोसिस्टम पर पड़ताल की गई। मतलब इकोसिस्टम का क्या कंडीशन है ये देखा गया है। इस सूचकांक को तैयार करने में कितने फैक्ट्स देखे गए हैं? 66 संकेतक के आधार पर देश भर में नवाचार प्रदर्शन को मापा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, इसमें से मेन कितने स्टेट्स को लिया गया है? 17 स्टेट्स को। 10 पूर्वोत्तर, जो 10 है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न मीन्स जो मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा, सिक्किम ये आता है। 10 पहाड़ी राज्य को और 9 केंद्र प्रशासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों को वर्गीकृत किया गया है। जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिली एरियाज हैं, और जो 9 है यूनियन टेरिटरीज, इनको लिया गया है। इसमें कर्नाटक राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पे आया है। इसमें जो टॉप पोजीशन पे है कर्नाटक है, कंसेक्यूटिवली 3 ईयर्स, थर्ड ईयर में ये भी टॉप पे है अभी तक। और झारखंड का क्या पोजीशन है? आपको मेनली झारखंड का याद रखना है। झारखंड का रैंक है 10th रैंक है झारखंड का, और कर्नाटक क्या है? फर्स्ट रैंक पे है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन कौन सा पॉलिसी या योजना स्टार्ट किया गया है। पहला योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया है। इसका संचालन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में आगामी 3 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए कुल 2263 करोड़ राशि खर्च की जाएगी। राज्य की श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस योजना को लागू करने में वित्त वर्ष 2023-24 में 661.20, दूसरे वित्त वर्ष में 764.40 करोड़ और तीसरे वित्त वर्ष में 838.12 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान देना है कि ये किसके लिए किया गया है? राज्य के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए। जितने भी युवा हैं, यूथ के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया गया। किसके लिए किया गया? रोजगार देने के लिए, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए कितने प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं और कितने करोड़ की राशि मुहैया कराई गई? कितने राशि मीन्स कितना अमाउंट आपको अलॉट किया गया है? तो पहला था 2263 है, दूसरे जो वित्तीय वर्ष है 23-24 में 661 किया जाएगा, नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में 764 करोड़ और तीसरा जो वर्ष है उसमें 838.12 करोड़ का राशि खर्च किया जाएगा। और इस योजना में आपको ये ध्यान देना है कि ये कितने से कितने एज ग्रुप वालों के लिए है। ये योजना जो है 18 से 35 वर्ष वालों के लिए है, और आरक्षित वर्ग जो होंगे, जो रिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए 50 वर्ष की उम्र सीमा तक के लोग इसमें दाखिला ले सकेंगे। जो 50 साल तक के लिए हैं वो भी ले सकते हैं, और ये सिर्फ रिजर्व के लिए। और बाकी जो अदर्स हैं उनके लिए, जो जनरल कैटेगरी है, उनके लिए 18 से 35 वर्ष की सीमा है, सिर्फ वही लोग ले सकते हैं। इसमें हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे।
इसमें आपको क्या है, 1000 रुपये, 1000 आपको दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद जो सफल युवा होंगे, जिनको ट्रेनिंग मिल जाएगा, उनको 3 महीने के अंदर, अगर नियोजन नहीं मिला, 3 महीने के अंदर आपको कहीं भी जॉब या कोई भी इस तरीके का कुछ नहीं मिल रहा, तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। मतलब कि पहले तो आपको 1000 रुपये मिल रहा था, उसके बाद भी अगर आपका कुछ कहीं भी कुछ नहीं होता है तो भी आपको 1000 रुपये पर मंथ फिक्स मिलेगा। युवक, दिव्यांगों और पैरालिंगों के लिए, युवतियां जो लेडीज हैं, जो फीमेल कैटेगरीज हैं, दिव्यांग हैं जो मीन्स जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और पैरालैंगिक जो ट्रांसजेंडर है, उनको 1500 रुपये मिलेंगे। मतलब जो ये थे उनको 1000 रुपये, और जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं उन लोग को 1500 पर महीने मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना था, इसमें यही याद रखना था कि ये मुख्यमंत्री सारथी योजना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, जो कि 2022 का है। सूखे से प्रभावित हुए किसान परिवारों को, ये जो जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, उनके लिए योजना स्टार्ट किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को 3500 रुपये की प्रारंभिक सूखा राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपका कितना होगा, 3500 होगा। झारखंड मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के माध्यम से 30 लाख प्रभावित किसान परिवारों को लाभ दिया जाएगा। तो जहां जहां सूखा पड़ा है वहां पे कितने का राशि दिया जाएगा, 30 लाख का दिया जाएगा। और ऐसे झारखंड राज्य के 22 जिले हैं। झारखंड राज्य के 22 जिलों सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब में दिया जाएगा। और इसमें कितने प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, 226। तो आपको जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका नंबर याद रखना है कि ऑल टोटल कितने हैं, 226। और कितना राशि जो पर मंथ वाला है वो कितना दिया जाएगा, 3500 का ऐलान किया गया है कि आपको इस योजना के तहत 3500 की प्रारंभिक जो राशि है वो दी जाएगी। और इसके लिए ऑल टोटल कितना एलोकेशन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, 30 लाख का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रमुख नीति में कौन कौन सी पॉलिसी है। तो पहला पॉलिसी है सौर ऊर्जा नीति 2022। 4 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु और सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई। इसके साथ सौर ऊर्जा के 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित किया गया है। तो आपको ये नीति याद रखना है। नीति का नाम क्या है, सौर ऊर्जा नीति, जो कि 4 जुलाई से स्टार्ट किया गया है। किसके नेतृत्व में, हेमंत सोरेन ने किया है इसको। और इसके तहत आपको कब से कब तक, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 और 2026 से 27 तक के लिए निर्धारित किया गया है। सोलर पार्क, कैनाल टॉप, फ्लोटिंग सोलर जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा का विकास हेतु विस्तृत बनाएगी। मतलब आपको ये सोलर पार्क बनेगा, कैनाल टॉप सोलर बनेगा, फ्लोटिंग सोलर पार्क बनेगा। इसके लिए ये सारा योजना प्लानिंग किया गया है। और ये कब तक के लिए किया गया, अगले 5 वर्षों में राज्य में सांकेतिक रूप से 4000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा के अधिस्थापन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके तहत यूटिलिटी स्केल पर 3000 मेगावाट, डिस्ट्रीब्यूटिव सोलर एनर्जी के अंतर्गत 720 मेगावाट। इसमें और जितना भी जो भी स्टार्ट किया गया है ये किसके लिए किया गया, सोलर के लिए किया गया। मीन्स हम लोग सन के थ्रू जो एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो करते हैं उसके लिए किया गया है। नेक्स्ट आपका इसके लिए, इस नीति में आपको निजी निवेशकों मीन्स प्राइवेटाइजेशन के तहत आपको प्रोत्साहन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म, लैंड बैंक के माध्यम से भूमि व्यवस्था के समेत अन्य प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है, हाँ, इसके अंदर आपको सब्सिडी भी दिया जाता है। वो सब्सिडी है आपका 1%, 25 वर्ष के लिए। बिजली के बिल में जो छूट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 5 वर्ष तक के लिए। और 100% का छूट होगा। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कार्यों को विश्लेषण हेतु 2 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चर्चित स्थल मीन्स जो फेमस प्लेसेस हैं। तो फेमस प्लेसेस क्या है, पहला है लुगुबुरु घंटाबड़ी। बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरु में 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म का महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पे है, स्थित है लुगुबुरु घंटाबड़ी, बोकारो में। आपको ये याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। कब किया गया है, 8 नवंबर को। तो आपको ऐसे डेट याद रखना है किनके द्वारा किया गया और कहाँ पे हुआ है।
देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पे लुगु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। ये लुगु बाबा का घंटा बड़ी है, उसके दर्शन के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। नेक्स्ट फेमस प्लेस है उली हातू। 15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा की जन्म दिवस और झारखंड राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा के पैतृक गांव उली हातू जाकर पुष्प अर्पित किया। 15 नवंबर क्या है, बिरसा मुंडा जयंती और इसी दिन झारखंड को अलग किया गया था। तो राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने धरती आबा के पैतृक गांव, जो उनका पैतृक गांव है, नेटिव प्लेस है उलुहाती, वहां जाकर पुष्प अर्पित किया। गौरतलब है कि ये पहला मौका है जब देश की राष्ट्रपति, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब कोई प्रेसिडेंट बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर पहुंची है और वहां जाके पुष्प अर्पित किए। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और उल गुलान के नायक धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिरसा मुंडा को, जितने भी झारखंड के एग्जाम्स है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिरसा मुंडा का पूरा डिटेल हिस्ट्री पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो ये झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है। ये उलीहाती गांव कहाँ है जहाँ द्रौपदी मुर्मू गई थी, ये है खूंटी जिला में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां जाके माल्यार्पण की थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट जो फेमस प्लेस है वो है सुक्री गढ़ा। ये कहाँ पे? रामगढ़ जिले के सुक्री गढ़ा केंद्र में स्फूर्ति योजना में ज्वेलरी क्लस्टर का निर्माण किया गया है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? रामगढ़ में किया गया है। यहाँ के कारीगर आधुनिक मशीनों से सोना और चांदी के जेवर बनाकर आपूर्ति कर सकेंगे। मतलब यहाँ जो मॉडर्न मैकेनिक्स है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के थ्रू सोना और चांदी, जो गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी बना करेंगे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स में। तो ये आपको बुक्स एंड ऑथर्स, एक साइड बुक्स लिखिए और ऑथर्स के नाम लिखिए। पहला है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान। इसके राइटर कौन है? डॉक्टर जीपी रजवार। तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स ऐसे याद रखना पड़ेगा। विलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान, ऑथर है इनके डॉक्टर जीपी रजवार। दूसरी है पुकारती जमीन, इनकी ऑथर है अनीता रश्मि। तो आप उनके ऑथर का नाम याद रखिए और बुक का नाम याद रखिए। नेक्स्ट है मीट अल्टरनेटिव मार्केट, इनकी राइटर है अनुषा ठाकुर। नेक्स्ट बुक है द वेजियंस, राइटर हैं सुभाषिस दास। नेक्स्ट बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, झारखंड के आदि मानव, इनके राइटर है, ऑथर है डॉक्टर कंजीव लोचन। नेक्स्ट बुक है पहला गिरमिटिया, इनके ऑथर हैं गिरिराज किशोर। तो जितने भी बुक्स एंड ऑथर है, डेली आप 5 बुक्स एंड ऑथर्स कर रहे हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स के बुक्स के नाम आप एक साइड लिखेंगे, फिर ऑथर्स के नाम रोज लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें आपके मिस्टेक नहीं होंगे। याद है, अगर आप कोई भी आंसर रॉन्ग करते हैं तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर गलत आंसर के आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा और करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स पूरा मिलेगा। तो ये सब को अवॉइड करने के लिए आपको जितना हो, जो भी सेक्शंस हैं आपके सीजीएल के सिलेबस में, करंट अफेयर हुआ या जीएस हुआ, साइंस हुआ, मेंटल एबिलिटी हुआ, मैथमेटिक्स, जितने भी पेपर्स हैं उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और रोज जो डेली आपका करंट अफेयर सेक्शन है, झारखंड स्पेशल सेक्शन है, उनको आप डेली रिवीजन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट।